नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा सेल रेटिंग की। आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स कुछ स्टॉक्स को लेकर के सेल की भी रेटिंग दे रहे हैं। वो स्टॉक्स कौन से हैं, इत्मीनान से समय निकाल कर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, वो स्टॉक्स भी पता चलेंगे। हालांकि अभी जो समय चल रहा है वो बाइंग का ट्रेंड चल रहा है, तो बाइंग पे ही जोर है इस समय। बहुत अच्छे लोग प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं कुछ सेक्टर्स को छोड़कर। स्पेशली लास्ट वीक के लास्ट एक दो दिन में आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर्स में और कुछ फार्मा सेक्टर्स में और कुछ भी और एक दो सेक्टर ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था। अदरवाइज सभी में बाइंग की रेटिंग बराबर बनी हुई है, अच्छे मार्जिन भी बन रहे हैं। और अभी भी आप लोग अगर लॉसेस में हैं तो एक पार्ट और जो निकल के आता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी कुछ ऐसे स्टॉक भी रहते हैं जो जिन पर मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस है वो उसमें सेलिंग की है। अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स अभी शामिल हैं तो नो डाउट वो उनको बेचने का समय अभी आ गया है और उनको आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आगे की प्लानिंग पर, अपना इन्वेस्टमेंट की कोई नई प्लानिंग पर काम कर सकते हैं। नया स्टॉक चुन सकते हैं, नए बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप सेल कर देते हैं दोबारा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल में एक उनका जो रेटिंग है वो सेल की रेटिंग है, तो सेल रेटिंग आ रही है तो उसमें हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि वो आने वाले समय में लॉस दे सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस रहते हैं कि उसके बाद में कुछ समय के लिए वो ठंडा या बिल्कुल स्लो डाउन में पोजीशन में रहने वाले स्टॉक्स हैं। तो अभी मैंने उस लिस्ट में शामिल किया है ऐसे 4 स्टॉक्स जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपको पोर्टफोलियो को बेटर करने में। और भी रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको लगातार पढ़ भी रहा हूँ, साथ के साथ उनको जवाब देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप जनरली जब भी, मेरा हमेशा ही कहना होता है, कोई भी स्टॉक आप चुनते हैं, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो मेरा हमेशा कहना होता है कि कंपनी के बारे में एक पर्सनल लेवल पर भी आप लोगों को एक स्टडी करनी चाहिए और एनालिसिस भी करना चाहिए। और कंपनी की अगले पीछे करीब 5 साल का डाटा आप जरूर चेक करें। उसके बाद ही साथ के साथ अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लें, तब उसके बाद आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। तो उसके बाद जब भी आप कभी ट्रेड करते हैं और उसमें आपके लॉसेस की चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आप जब कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उसका फाइनेंशियल जो और रिपोर्ट्स होती हैं उनको आप पढ़ लेते हैं, तो आपको भी काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में हमेशा ही फायदेमंद रहता है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना। तो वो स्टडी के बाद भी समझ में आता है, या किसी भी अच्छे मेंटोर से भी आप सीख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो भी मैं बिल्कुल कहता हूँ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और एकदम मार्केट अपने हाई पर चल रहा है और मार्केट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो बेसिकली बाइंग का ट्रेंड है। लेकिन उसके बीच में मैं आपको एक सेल का जो रेटिंग आ रही है उसके स्टॉक के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में, मार्केट में आप देख रहे होंगे तेजी अपने रिकॉर्ड्स पर है और हर डे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, वो जो कि आप देखते ही रहते हैं। निफ्टी की बात करेंगे, 19,900 को भी पार करके 20,000 के लेवल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है निफ्टी। और बाजार की इस तरह के इसमें एक रैली देखी जा रही है कि जो सारे जैसे आपके मिड कैप हैं, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, के साथ में ब्रॉडर मार्केट ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान इसके हाई उसमें पिच में दिया है। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि कई शेयर में बहुत जोरदार रैली देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर के भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बाइंग का जमकर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी जबरदस्त बाइंग हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इस समय वैल्यू पिक खोजने की सलाह दे रहे हैं कि वैल्यू के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें और बाजार की इस तेजी में बिना सोचे समझे आप जो इन्वेस्टर हैं वो नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा बहुत मतलब हमेशा कोई भी है तो वो अपनी थोड़ा स्टडी करके ही आप नया इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। ये ना देखें कि भाई तेजी आ रही है और वो तेजी में एकदम से आप बाइंग कर लें, क्योंकि बाइंग का ट्रेंड चल रहा है और उस समय आप लॉसेज उठाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिलहाल अभी जहां बहुत सारे स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करने का मौका मिल रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिसको पोर्टफोलियो से बाहर करने के लिए या उनसे दूर रहने का समय आ चुका है। इनमें आगे ऐसा संभव है कि इन स्टॉक्स में, जिसको हम आगे बताने वाले हैं, तो उनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इस बात को कह रहे हैं और इसमें ऐसे में 4 स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इनमें या तो बहुत तेजी आ चुकी है या फिर नियर टर्म में इनके दबाव है। और इसके पहला स्टॉक मैंने जो लिया है उसको मैं आपसे बता देता हूं। तो वो स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। जी हाँ, डी मार्ट। ये डी मार्ट स्टॉक है। डी मार्ट कंपनी का आप सभी जानते हैं। इसका करंट वैल्यू जो अभी ट्रेडिंग कर रहा है वो 3,839 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। जबकि इसकी फेयर वैल्यू की मैं बात करूंगा तो फेयर वैल्यू मात्र 3,475 रुपए है और इसको रेटिंग मिली है सेल की। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आप प्लान कर लीजिए, इसको अभी ये बेचने का समय आ चुका है। और डी मार्ट की अगर Q1 की फाइनेंशियल ईयर की आपने रिपोर्ट देखी होगी तो रेवेन्यू ग्रोथ में 18% इनका
प्रॉफिट मतलब इसमें ग्रोथ हुई है। और जिससे रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे तो 11.6% की ग्रोथ, और CSSG में कुछ थोड़ा सुधार इन्होंने आगे किया है, उसमें लीड किया है, और GM प्रिंट 15.2% रहा, जो कि कमजोर है। जी हाँ, तो ये डीमार्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। कंपनी के अनुसार अगर GM&A के लोअर मिक्स के चलते ऐसा हुआ है, और ब्रोकरेज जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं उनके भी अगर उनके हिसाब से देखेंगे तो प्राइस में कंपटीशन के चलते जो मार्केट में प्राइस वॉर चलता है उसका जो कंपटीशन का है उसी का इफेक्ट इनके तिमाही के मार्जिन में जो इफेक्ट पड़ा है वो उसका ही कारण है। जो उसमें बहुत बड़ा जो कंपटीशन है इसमें जो भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे इनका ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, उसी ने इसको प्रभावित भी किया है। उम्मीद से कम GM ने 5% एफटेडा कम कर दिया है। इसके अगर रिजल्ट में देखेंगे तो मुनाफे में सालाना आधार पर 2.5% की कमजोर ग्रोथ है। ये इस बार Q1 का जो इनका वो रिजल्ट आ गया। और लोअर रेवेन्यू और मार्जिन के जो अगर हम फोरकास्ट करते हैं उसके ऊपर अगर पूर्वानुमान कुछ हम लगाने की कोशिश करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 EPS अगर अनुमानों को मैं देखेंगे तो 2 से 6% तक ही रिवाइज किया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये बात थी डी मार्ट के स्टॉक की। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप अपना सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें सेल की रेटिंग बनती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो कंपनी मैंने ली है उस कंपनी का नाम है JSW एनर्जी। जी हाँ, JSW एनर्जी। अगर इसके ट्रेडिंग प्राइस की मैं बात करूंगा, इसके स्टॉक के प्राइस, तो इसके स्टॉक का प्राइस 305 रुपये है। फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो सिर्फ 195 रुपये उसकी फेयर वैल्यू बनती है, और रेटिंग बनती है उसमें सेलिंग की। तो JSW एनर्जी के अगर फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो इब्टिडा में करीब 20% की ग्रोथ इनके आई है, और यह करीब 1220 करोड़ रुपए इनका रहा है। और इसके अलावा अगर पहला क्वार्टर अभी जो हुआ है, जैसे अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर हुआ है, तो उसमें इनकी इनकम करीब करीब 300 करोड़ रुपए के से इब्टिडा से वो हेल्प लेने के बाद तब वो बन के निकल के आती है। और इसमें बेसिक चीज़ जो है वो समझने वाली ये है कि इसमें हायर इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन कास्ट के कारण पैट में सालाना करीब 34% की गिरावट दर्ज की गई है। यह 290 करोड़ रुपए रही है। JSW एनर्जी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 9.8 गीगावाट प्रोडक्शन का लक्ष्य इन्होंने अपने लिए रखा है, इतनी एनर्जी बनाने के लिए, जिसे वे हासिल करने की कोशिश में हमेशा से लगी हुई है, और शायद वो कर भी पाए। जबकि उसके पास पंप स्टोरेज, हाइड्रो एंड बैटरी स्टोरेज यानी कि 14 गीगावाट के साथ साथ सौर जो मॉड्यूल होता है तो उसमें 1 गीगावाट, और ग्रीन हाइड्रोजन में 3800 TPA की कैपेसिटी का उनका एक बड़ा लक्ष्य इन्होंने लेके चले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आगे उसमें आप इन्वेस्ट ना करें या अब नहीं करें, लेकिन फिलहाल के तौर पर इसमें सेल की रेटिंग बनती है। JSW एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी में हमने लिया है टाटा पावर को। टाटा पावर का करंट प्राइस 221 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। फेयर वैल्यू की बात करूंगा 200 रुपीज़ यानी 200 रुपये। इसमें जो रेटिंग निकल के आती है वो सेल रेटिंग आई है, और इसी के ऊपर वीडियो भी बन रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगर आप देखेंगे टाटा पावर में तो पैट में करीब करीब 41% की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ इशू क्या आना शुरू हुआ है टाटा पावर में, बड़ा इशू ये है कि जो ये थर्मल से पावर बनाते हैं, और उसमें जब पावर बनाते हैं तो कोयले से पावर बनती है थर्मल में, तो कोयला की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है पहले से। ऊंची कीमतों के कारण कोयला जो माइनिंग होती है उसके बिजनेस से रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, और सेक्शन 11 के तहत बिजली की आपूर्ति के कारण मुद्रा में जो प्राइसेस होते हैं तो उसमें बेहतर उपयोग और कम घाटे के कारण ऐसा संभव हुआ है। हालांकि इंपोर्टेड कोयले की कीमतें फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब करीब $240 पर टन की औसत रेट्स के आसपास रही है। तो उससे अब अभी जो रेट है वो फिलहाल कुछ डाउन भी हुआ है, यानी कि $100 पर टन के रेट पर आ गई है। तो इसके तहत भी ये थोड़ा सा प्रॉफिट में देखने को मिला, जो 41% का रेशियो दिखाता है इनकी ग्रोथ को। तो ये कंपनी है टाटा पावर। अभी इसमें सेल की रेटिंग बनती है, तो अगर आप इसमें थोड़ा भी जो भी आप इन्वेस्टर जिस लेवल पर भी हैं तो आप इसमें सेल की इसको एडवाइस को ले सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस, और करंट इसका ट्रेडिंग का जो प्राइस है इसके स्टॉक का हुआ है 7,482 रुपीज़। फेयर वैल्यू की जहाँ तक बात है तो फेयर वैल्यू बनती है 6,800 रुपीज़, और रेटिंग इसकी भी रिड्यूसिंग में जा रही है, तो इस पर भी सेल की रेटिंग बनती है। हालांकि और भी ब्रोकरेज हाउस है जिनका भी मानना है कि बजाज फाइनेंस को हाई मल्टी ईयर ग्रोथ और सस्टेन हाई यील्ड प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हमारे रिवर्स वैल्यूएशन प्रैक्टिस के अगर अकॉर्डिंग की बात करूँ तो मौजूदा बाजार भाव जो है उसका 7,500 रुपीज़। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 22% का एक रिपोर्ट का फैक्टर भी बन रहा है, जिसमें इक्विटी को 13% लागत शामिल रहेगी।
या हो सकता है कि बैंकिंग मतलब बैंक का जो मूल पैसा होता है, साथ में जो ब्याज होता है, तो उसके क्रेडिट में करीब-करीब 6% की हिस्सेदारी और ब्याज का जो इंटरेस्ट का जो पूल इनकम है इनकी, उसमें करीब 8.6% की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2023 में और आईसीआई बैंक के जो सेम बराबर सही है उसके अकॉर्डिंग या समान ही आप कह लीजिए, उसमें तब्दील के आसपास हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.4% से ऊपर इनका देखने को भी मिला है प्रॉफिट। इसकी लायबिलिटी अगर उसको देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छोटे होलसेल बैंकिंग बुक को देखते हुए किसी नॉन बैंक के लिए ये चैलेंजिंग उपलब्धि होती है, ऐसा नहीं है। तो और आप जानते भी हैं कि बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा अच्छा स्टॉक है और लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा भी लोग बनाते हैं। हालांकि फिलहाल इसको सेल की रेटिंग मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और भी इसी तरह के टॉपिक्स पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। और भी किसी स्पेशल किसी स्टॉक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे लिख सकते हैं। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे समय पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।